सुनिए 10वीं क्लास के चैप्टर 1 के 1.2 प्रश्नावली की बात करोगे। 1.2 प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। कहां तक? ये 4 नंबर क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। 5 नंबर देखेंगे, उसके बाद 6 नंबर देखेंगे, उसके बाद 7 नंबर देखेंगे। इतना क्वेश्चन आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बुझा कि नहीं बुझा? चलो, तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता क्या, ध्यान से सुनिए। इससे पहले यदि आप वीडियो पीछे वाले क्लास नहीं देखें तो जाकर वहां प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि HCF 306, 697 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306, 697 का मान बताना है। आपको बताया गया था जब इससे पिछले वाले क्लास में कि LCM HCF और पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं, जो फार्मूला होता है ना, उन फार्मूला के हिसाब से 5 वो फार्मूला दिया गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में देखोगे आप तो इसमें पूछ रहा है कि LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM। तो सबसे पहले क्या लिखो, जब हल करोगे तो सबसे पहले दिया में लिख लेना। दिया मतलब कौन कौन बात दिया है, कौन कौन बात नहीं दिया है। ठीक है, तो आप देख रहे हो पहली संख्या कितना दिया भाव? पहली संख्या बताओ। पहली संख्या जो कोष्टक के पहला संख्या होता है उसे हम पहली संख्या बोलते हैं। तो पहली संख्या 306 है, यहाँ लिखो 306। ओके, दूसरी संख्या आप देखोगे कोष्टक के बीच में जो अंतिम संख्या होता है, एक कोष्टक के पहली संख्या A कहलाएगा, दूसरी संख्या B कहलाएगा। A कहलाएगा 697। तो कोष्टक में जो संख्या देगा ना, वो पहली संख्या एगो होगा, एगो दूसरी संख्या होगा। और दूसरा बात कि HCF कितना दिया है? 9 दिया है। यहाँ लिखोगे तथा HCF कितना दिया है बाबू? 9 दिया है। पूछ क्या रहा है? LCM। यहाँ लिखोगे आप LCM का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? LCM का फॉर्मूला होता है A गुणा B बटा HCF होता है ना। A गुणा B बटा होता है HCF। ओके, अब यहाँ एक मान भरो। एक मान कितना है? 306। यहाँ भरोगे 306 गुण B का मान कितना है? 697। यहाँ लिखो 697। और HCF के मान कितना है? 9। तो यहाँ भर लो 9। अभी कटाई कट लो, कटने वाला है तो काट सकते हो, देखो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0, 3 दूना 6, फिर से काटो। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 2 उसे देगा 3 9 27। कितना आया बाबू? 102 गुणे 219 गुणा कर लो 22,338। 22,338। अब पता नहीं गुणवा सही है कि गलत है, एक बार गुणा कर लेना। जितना ही गुणवा आएगा ना वहीं आपका LCM होगा। गुणा कर लेना बढ़िया से, ठीक ना। 102 में 219 में गुणा कर लेना, जितना यहाँ आएगा ना वहीं आपका आंसर होगा। ये चौथा नंबर क्वेश्चन आप ऐसे बनाओगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखो। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन पूछता क्या, क्वेश्चन कहता क्या है। ये कह रहा है कि जांच करना, हमें टेस्ट करना है, जांच करना है कि कौनो भी प्राकृतिक संख्या, क्या बोला है, क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए, मतलब कौनो भी प्राकृतिक संख्या आप लोगे तो कौनो भी प्राकृतिक संख्या n का मतलब कौनो भी प्राकृतिक संख्या निश्चित नंबर हो सकता है। 6 के पावर n रखने पर क्या 0 पर समाप्त होगी। मतलब 6 के पावर n का मतलब यहाँ a हुआ ना। ये जो n आप देख रहे हो, तो n के जगह पर कौनो भी प्राकृतिक संख्या रखोगे तो उतना बार गुणा करने पर क्या उसका आंसर 0 आएगा। वही कह रहा है यदि 6 के पावर 1 रखोगे तो 6 कम 6 होगा, और 6 के पावर यहाँ n के जगह यहाँ पर 2 रखोगे तो 6 क्या 36 होगा। यदि यहाँ n के जगह यहाँ पर 3 रखोगे, ऐसे n के जगह पर कुछ भी रख दो, क्योंकि प्राकृतिक संख्या बोला। n क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो n के जगह पर कौनो अंक रख देगा तो लास्ट में 0 आएगा। यही कह रहा है 0 पर समाप्त होगी, मतलब हुन्ने 0 पर समाप्त होई तो कहब ना का है क्या 0 आ तक ना लास्ट में। कोनो भी संख्या यहाँ रखने पर 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अब यहाँ 6 के पावर 3 रखेगा तो 6 6 36, 36 6 216, लास्ट में फिर से बार 6 आ रहा है। ये कह रहा है 0 पर समाप्त हो सकती है, ऐसे अनु बताना है। तो आप बताओगे नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? देखो 0 पर समाप्त तभी हो सकती है जब किसी आधार का गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में होगा। 2 गुणे 5 का मतलब 10 के पावर कुछ रखेगा ना तब 0 पर समाप्त हो सकती है। लेकिन अगर किसी अंक में 0 नहीं है लास्ट में और उसका कितना हो घात करोगे ना तो 0 पर समाप्त नहीं होगा बाबू, 0 पर समाप्त नहीं हुई। इसका देखो 10 के पावर n है, इसका मतलब n के जगह पर कुछ रखेगा ना, 10 के पावर 3 रखो, 5 रखो, 3 है तो रखने का मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10, 3 में गुणा करो तो 1000। 1000 में लास्ट में 0 आया ना, इसका मतलब ये 0 पर समाप्त हो सकती है। 10 मतलब अगर किसी अंकों के लास्ट में, मतलब संख्या या अंक के लास्ट में 0 है, 0 तो अभी वो 0 पर समाप्त होगी, और 0 नहीं है तो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो इसी को भाषा में लिखोगे। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। 2 गुणा 5, तो इसी को लिखेंगे
2 गुणा 5 के रूप में हम भाषा तैयार करेंगे। बस इतना याद रखो कि कोनो भी संख्या या अंक के लास्ट में 0 होगा, उसका कितना हो घात करोगे ना तो वो शून्य पर समाप्त हो सकती है, बाकी कोई नहीं होगा। आप जैसे में आप देख चुके हो। अब हल करोगे तो यहाँ लिखोगे चूंकि 6 के पावर n बराबर क्या लिखोगे 2 गुणा 3 के पावर n लिखोगे, मतलब इसका गुणनखंड 2 गुणा 3 होगा। अब लिखोगे चूंकि 6 के पावर n 2 गुणा, इसे तोड़ेगा तो 2 गुणा 3 के पावर n हो जाएगा। तब लिखेंगे यहाँ शून्य पर समाप्त, यह शून्य पर समाप्त कभी हो सकती है जब इसका अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड क्या हो 2 और 5 हो। 2 गुणा 5 के पावर n के रूप में हो, समझा। 2 × 10, जब 10 के ऊपर 10 मतलब 10 के ऊपर कितना हो n रखेगा ना तो अब शून्य पर समाप्त हो सकती है। और अगर नीचे 10 नहीं है या फिर 20 नहीं है 30 नहीं है, मतलब 10 के पहाड़ा के रूप में होगा ना तो शून्य पर समाप्त हो सकती है। और 10 के पहाड़ा के रूप में नहीं है तो दुनिया के कोनो भी अंक रखेगा। यदि 4 के पावर n भी रखेगा ना 4 के पावर n तो 4 के कितना हो पावर करेगा तो लास्ट में 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब 2 गुणा 2, इसमें भी 2 गुणा 5 कहाँ आ रहा है। यदि 40 रखेगा ना 40 2 गुणा 5 इसमें है 2 गुणा 5, आप फिर से लिख दो 2, ऐसे लिखेगा तो 40 आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 और 5 के रूप में ये है, तो 2 और 5 के रूप में यदि कोई है तो समझो कि वो शून्य पर समाप्त होगा, और 2 और 5 के रूप में नहीं है तो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अब लिख देना अतः 6 के पावर n किसी भी 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं है। 6 के पावर n, अब बाकी ये लिख देना 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, समाप्त नहीं हो सकती है। ये हुआ आपका आंसर। देखो ये परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस भाषा को आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। आपसे हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं, आप जांच कीजिए 4 के पावर n क्या शून्य पर समाप्त हो सकती है, इसे कैसे लिखोगे। तो देखो 4 के पावर n बराबर 2 गुणा 2, पोस्ट में बंद करके पावर n, बाकी सब यहीं लिख देना, यहाँ 4 के पावर n लिख देना। लिखने का तरीका बस यही है, बस यहीं बदलेगा, बाकी सब भाषा सेम रहता है, ठीक ना। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे। हम उम्मीद करते हैं क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6। व्याख्या करें कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 एक भाज्य संख्या क्यों है। कह रहा है कि ये जो संख्या आप देख रहे हो ये भाज्य संख्या है, आखिर क्यों। एक बात बताओ, इसे गुणा करोगे 7 × 11 × हई तो सब के सब भाज्य संख्या काहे बा, काहे कारण। तो भाज्य संख्या तभी होगा ना जब एक से अधिक उसका गुणनखंड निकले, एक के छोड़कर बाकी कौनो गुणनखंड। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर बाकी सभी अंक से कट जाए, उसी को हम कहते हैं भाज्य संख्या। तो 2 को गुणनखंड ला दो, वही हमारा मेन मकसद होगा, ठीक है। ये भाज्य संख्या बोला ना, भाज्य संख्या क्यों है तो बताओगे कारण क्यों। जब इसका गुणनखंड 2 आ जाए, मतलब स्वयं और एक से छोड़कर बाकी कौनों से कट जाए तभी ना भाज्य संख्या होगा। तो इसलिए इसे भाज्य संख्या पता करने के लिए बारी बारी से बाबू ऐसे हल करेगा। कैसे करेगा ध्यान से समझो। रेडी हो ना, कलम कॉपी लेकर बैठे रहो। यहाँ देखो पहला हम उठाते हैं, चूंकि इसमें 2 गो प्रश्न है, एगो 7 से लेकर 13 तक, एगो 7 से लेकर 5 तक, 2 गो प्रश्न है। और तो एक बार इसे हल करोगे, एक बार यहाँ से लेकर यहाँ तक हल करेगा, 2 बार हल करेगा, 2 गो क्वेश्चन है। लिखेगा 7 × 11 × 13 आप प्लस में 13, इसे हल करो। ये बताओ यहाँ प्लस का मतलब होता है 2 को बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब यहाँ प्लस इधर एगो खंड कहलाएगा, इधर एगो खंड कहलाएगा। एगो 2 को खंड हो रहा है तो हम इसमें क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। कॉमन जब कॉमन निकालोगे ना तो जो शामिल होगा उसे हम बाहर निकालेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब कौन ऐसा अंक है जो दोनों खंड में शामिल है, तो 13 है। तो 13 हम बाहर निकालेंगे। अब 13 बाहर निकालेंगे, कॉमन निकालने का मतलब होता है पहाड़ा पढ़ना। और 13 से 7 नहीं कटेगा तो 7 छोड़ो, 11 नहीं कटेगा 11 छोड़ो। अब 13 कट जाएगा, 13 1 कम 13, 13 1 कम 13, एक मर्द में कट गया। फिर से यहाँ 13 1 कम 13, एक मर्द में कटा ना, बाकी जैसा है वैसे। ये 13 है तो 13, 11 7 77, 77 1 कम 77, अब प्लस में 1, 77 1 कितना होता है 78। यहाँ कोष्टक हटता है ना तो यहाँ बीच में गुणा डालते हैं, 13 गुणा 77 1 कितना हुआ 78। अब यहाँ क्या देख रहे हो, ये जो संख्या जो देख रहा था संख्या, इसमें 2 गुणनखंड आ गया ना, 2 गुणनखंड हुआ। यहाँ लिख देना चूंकि यह एक
एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि अब यहाँ कारण बता देना, क्योंकि एक को छोड़कर दो अन्य गुणनखंड, एक को छोड़कर दो अन्य गुणनखंड शामिल है, दो अन्य गुणनखंड शामिल है, ये सब बताना होगा लोग, शामिल है, इसलिए क्या है भाज्य संख्या। देखो यहां से लेकर यहां तक हमारा एक संख्या था ना, अब इसको हम गुणनखंड के रूप में तोड़े तो इसका मतलब ये संख्या जो प्राप्त होगा ना 1177 हाँ फिर से 13 जोड़ोगे तो जो नया संख्या प्राप्त होगा वो संख्या 13 से भी कटेगा और 78 से भी कटेगा, तो वो संख्या जो दो अंकों से कट रहा है इसका मतलब भाज्य है ना। जब कोई संख्या एक तथा स्वयं से छोड़कर बाकी अन्य सभी से कट जाता है तो भाज्य है। तो बताओ 13 से भी कट जा रहा है, 78 से भी कट जा रहा है, इसका मतलब क्या है भाज्य है, यह लिखेगा। इसलिए यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि एक तथा स्वयं को छोड़कर, यहाँ तथा भी लिख सकते हो, एक तथा स्वयं को छोड़कर दो अन्य गुणनखंड शामिल है, इसलिए भाज्य संख्या है। ये तो हुआ हमारा पहला। अब इसी में जोड़कर हम क्या करते हैं, दूसरों को बनाने का प्रयास करते हैं। दूसरा, ये तो हमारा पहला हो गया, हम पहला को इधर कदरी छोड़ देते हैं। ओके, देखो अब दूसरा करेगा, अब क्या करेगा था, अब सातवां दूसरा नंबर लिखेगा, इसी के नीचे जब मान लो एक नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए हो, पहले पांचवा छठवा पे एक नंबर हो गया, अब इसी में तथा जोड़कर नीचे अब इसको बनाएगा, लिखेगा तथा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ओके, अब देखो हम बार बार आपसे कहते हैं कि जब प्लस आपका होता है ना वहीं से खंडन होता है, तो प्लस यहाँ है तो इससे इधर एक खंड कहलाएगा सोमसे का, इधर कहलाएगा दूसरा खंड, तो पहला खंड इधर है, पहला खंड इधर और दूसरा खंड इधर है, प्लस माइनस ही खंडन करता है। ये बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 गो खंड हुआ, तो प्लस के इधर उधर 2 गो खंड है, तो कौन ऐसा अंक है जो दोनों में शामिल है। जैसे यहाँ दोनों में 13 शामिल था, उधर भी इधर भी, इसी प्रकार इधर उधर एक देखो 5 इधर शामिल है तो 5 इधर भी शामिल है, इसका मतलब है कि 5 बाहर ही निकलेगा। ठीक, जो दोनों में शामिल होगा ना उसी को बाहर निकालोगे। अब 5 से 7 तो कटता नहीं है तो ऐसा नहीं छोड़ दो, 6 भी नहीं कटता है छोड़ दो, 5 कट जाएगा, 5 से कम 5, 4 नहीं कटेगा छोड़ दो, 3 नहीं कटेगा छोड़ दो, 2 नहीं कटेगा छोड़ दो, 1 नहीं कटेगा छोड़ दो, 5 कट जाएगा, 5 से कम 5। यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई दर्द, कहीं तकलीफ? अब इसे हल करो, 5 से कम 5, वही 5 है तो 5, 7 6 तो 42, अब देखो ना बड़का गुना हो हार्ड हो गए, 7 6 तो 42 से 42 चौको, देखो 3 दूना 6, 6 चौको 24, यहाँ तक 42 आया था, 42 में 24 में गुना कर दो, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 चौको 16, और 2 दूना 4 और 4 दूना 8, जोड़ दो इससे 8 6 4 10, ये हो जाएगा 9, कितना होगा 9, एक हंसिलिया इसमें हो जाएगा 10, 1008 हुआ ना, यहाँ लिखोगे 1008, यहाँ से लेकर यहाँ तक, प्लस में 1 है तो यहाँ प्लस में 1 लिखो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ लिखो 5, पोस्ट में अभी दोनों जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 1009, बीच में एक पोस्टा कटता है तो बीच में गुणा 1000 कितना होगा 9। अब क्या देख रहे हो, यहाँ भी देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक गुना करके 5 जोड़ेगा तो इससे जो नया प्राप्त होगा संख्या वो 2 को संख्या से यहाँ कट गया ना, मतलब 5 से भी कटा और 1009 से भी कटा। तो देखो हम लोग का लक्ष्य यही है ना, भाज्य संख्या तभी हो सकता है जब 2 को गुणनखंड ला दो, बस यही मेन मकसद है। तो 2 को गुणनखंड यहाँ आया, 2 को गुणनखंड इसमें भी आया था, तो जब 2 को गुणनखंड किसी संख्या का आ जाता है इसका मतलब नो डाउट वो एक भाज्य संख्या है। यहाँ लिख देना, इसलिए यहाँ एक भाज्य संख्या, इसलिए यहाँ एक क्या है, यहाँ एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब आगे लिख देना, क्योंकि इसमें एक तथा स्वयं को छोड़कर अन्य 2 संख्याएं शामिल है, इसलिए यहाँ एक क्या है भाज्य संख्या। कोई दिक्कत नो दिक्कत। एक हुआ 6 हुआ, इसके बाद आप देखिएगा 7वां प्रश्न देखो, ध्यान से सुनो। इस 7वां प्रश्न बोलता क्या है, हम आपको एकदम बारीकी से हले हले बता रहे हैं। देखिए बोल रहा है, पहले किताबिया में भाषा लिखा है, हम एक बार भाषा पढ़ देते हैं, उसके बाद से आप यहाँ समझ सकते हैं। भाषा में ज़्यादा भाषा लिखने में तकलीफ होता है ना, इस 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा ध्यान से, एक बार सुनो। 7 नंबर क्वेश्चन में किधर गया, रुको एक मिनट, किताब से पढ़ते हैं, एक बहुत बड़ा भाषा है, ये लिखने में टाइम लगता है इसलिए पढ़ देते हैं। सुनो क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, रास्ता है। इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सुनिया 18 मिनट लगाती है, सुनिया 18 मिनट लगाती है, और इसी वृत्ताकार पथ को रवि 12 मिनट लगाता है। ठीक है,
मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही स्थान प्रारंभिक समय है, एक ही समय से एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। तो रबिया 12 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर आ जाता है दौड़कर, और सोनिया लड़की है तो ये 18 मिनट में दौड़कर आती है। तो कह रहा है कितने समय बाद वह पुनः एक स्थान पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन क्या बोला है, कितने समय बाद, बताइए सोनिया और रवि कितने समय बाद एक जगह जाकर मिल जाएगा। ये हो सकता है कि इसका स्पीड तेज है, इसका स्पीड धीरा है, इसलिए ज्यादा समय लगा रही है। कभी ना कभी इस रास्ता पर एक समय ऐसा आएगा कि दोनों दौड़ते दौड़ते एक बिंदु पर आ जाएगा। जिस बिंदु पर आएगा उस समय कितना मिनट लगा होगा वो बताना है, ठीक ना। तो देखो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में पूछे तो सबसे पहले क्या करना, एक वृत्ताकार पथ पर कितना आदमी दौड़े और कहे कि कितने समय बाद वो सभी के सभी एक बिंदु पर आकर मिल जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन लघुत्तम निकाल देना। क्या निकालने को, लघुत्तम निकाल देना। देखो भाषा में लिखना है, चूंकि एक वृत्ताकार मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया द्वारा लगाया गया समय 18 मिनट है, एक किताब में लिखा हुआ है वही हम लिखे हैं, तथा रवि द्वारा लगाया गया समय 12 मिनट है। इसलिए 18 तथा 12 का LCM, अब LCM निकाल देना। 18 का गुणा निकालेगा कितना होगा, 18 का गुणा हो जाएगा 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 6 3 18, इतना होगा। उसके बाद देखेगा 12 का गुणनफल निकालेगा तो 2 दूना 4 और 4 3 12, इतना होगा ना। इसलिए LCM बराबर LCM मतलब इसका लघुत्तम निकालना। लघुत्तम निकालने का दो तरीका होता है। सबसे पहले 12 का गुणनफल निकाल दो, अभाज्य गुणनफल, तो 18 का अभाज्य गुणनफल इतना होगा और 12 का अभाज्य गुणनफल इतना होगा। 2 3 6 6 3 18 हो जाएगा, 2 दूना 4 4 3 12 हो जाएगा। और अब LCM निकालने का तरीका क्या है, जो दोनों में शामिल है उसे एक माना जाता है, एक माना जाता है, और दोनों में शामिल है इसलिए एक को मानो। इसके बाद जो बच जाता है 3 और 2 बच गया तो 3 और 2 जिसका जोड़ा नहीं लगता वैसा ही लिख देते हैं। अभी गुणा करो, 2 3 6 6 3 18 18 गुना 36 मिनट बाद दोनों एक ही समय पर मिल जाएंगे, ये आंसर होगा। बुझा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस क्या करो, जो भी ऑब्जेक्टिव, देखो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, तो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो लघुत्तम निकाल दो, आंसर आंखों के सामने रहेगा। बुझ रहे हो। तो इसके बाद हम 1.3 क्वेश्चन शुरू करेंगे जिसमें अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना होता है। बहुत अजीब होता है, बहुत मजा आता है सिद्ध करने में। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, सब कुछ कर दो।